अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 11th क्लास फिज़िक्स न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम मेजरमेंट्स है, इसके एक्सरसाइज के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को समझेंगे। स्टूडेंट्स, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस को कहते हैं और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली आपकी बुक की एक्सरसाइजेस में मौजूद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन से लिए जाएंगे। तो इसलिए इनको अच्छे से प्रिपेयर करना, प्रॉपर मटेरियल लिखना, प्रॉपर हेडिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए ज़रा इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, ज़ाहिर सी बात है ये काफ़ी लेंथी हैं और मैंने, चूँकि आप जानते हैं इस चैप्टर के कंप्लीट हमने वीडियोस की फॉर्म में इसको समझ रखा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन किस टॉपिक में से लिया गया है और वो आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी वीडियो और उसके नोट्स भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से मिलेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखें, ये मेरे पास आपकी फर्स्ट ईयर की बुक है फिज़िक्स की। तो इसका जो हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि अनसर्टेनिटी के बारे में है। आप कंप्लीट क्वेश्चन अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं उसको नहीं पढ़ रहा। तो ये जो हमारा टॉपिक नंबर 1.3 है वो अनसर्टेनिटी के बारे में है। तो उसको मैंने रिकॉर्ड करवा दिया है, समझा दिया है। उस वीडियो में मैंने स्पेशल इसी लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस टॉपिक को समझाया है और इसके नोट्स भी वहाँ पर बनवाए हैं वाइट बोर्ड पर। तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में, और प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी वाला टॉपिक जो है वो आपके इसी चैप्टर के अंदर टॉपिक नंबर 5 है। 1.5 प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी है। दोनों को डिफरेंशिएट करवा रहा है और डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन दरमियान में लाइन लगा कर किया जाता है। तो मैंने इसको एज इट इज़ जिस तरीके से इसने इस क्वेश्चन को पूछा है वैसे सॉल्व करवाया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका ए पार्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में है। काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक 1.4 है जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं। स्टूडेंट्स, अब इन लॉन्ग क्वेश्चंस का जो प्रॉपर सोल्यूशन है, जितना मटेरियल है, मैंने उसी तरीके से आपको चैप्टर के अंदर जो वीडियोज़ हैं वहाँ पर समझाया था। अब इन क्वेश्चंस के आंसर का जो लिंक है, यानी इसका जो मटेरियल है, वो मैं इसी वीडियो, जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इसके कमेंट्स के अंदर जाएंगे तो एक जो पहला कमेंट मैंने पिन किया हुआ है वहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप कमेंट देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन का नंबर और नीचे एक लिंक मिलेगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर, नीचे एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, जिस क्वेश्चन के नीचे वो लिंक है, वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है ओपन हो जाएगा और उस वीडियो में जाके आप उस लॉन्ग क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और उसका जो प्रॉपर मटेरियल है, कितना आपने लॉन्ग क्वेश्चन वो पेपर में अटेम्प्ट करना है, वो कंप्लीट समझ सकते हैं। तो क्योंकि मैं वो ऑलरेडी करवा चुका हूं तो इसलिए मैंने उनको यहाँ पर सॉल्व नहीं किया। आप जानते हैं लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप क्या करें, इसी वीडियो के कमेंट में जाएं और जो मैंने पिन कमेंट किया है उसको जाकर आप इन लॉन्ग क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अब 1.3 का जो बी पार्ट है ये एक न्यूमेरिकल टाइप है, इसको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो मैंने अब यहाँ पर कौन से लॉन्ग क्वेश्चन करवाने हैं, सिर्फ 1.3 का बी पार्ट और 1.5 ये दो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर वाइट बोर्ड पर जो है सॉल्व कराऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम 1.3 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अब इसी वीडियो के कमेंट के अंदर लिंक की सूरत में मिल जाएंगे। जस्ट आपको क्लिक करना है और आप वो लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से पेपर के प्रेजेंटेशन यानी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ समझ सकते हैं। 1.3 का बी पार्ट पढ़ते हैं। तो ये न्यूमेरिकल टाइप है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझने के लिए जिस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वो है 1.3 और 1.6 टॉपिक। ये बेसिकली 1.6 टॉपिक से ये न्यूमेरिकल लिया गया है और 1.6 टॉपिक जो है वो भी मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। अगर आप उसको देख लेंगे तो फिर आपको इसकी समझ जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो इसमें इसका डाटा पढ़ते हैं। इसका डाटा जो है वो हम पढ़ते हैं और साथ साथ लिखते हैं। मैं आपको इसको बहुत ही आसान वे में सॉल्व कराऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा कैलकुलेटर के साथ। तो लिखता है द मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 12.85 ग्राम।
हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है। स्टूडेंट, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखें, ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है। तो बोर्ड मार्कर जो है ये क्या है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी है और इसकी कुछ ना कुछ गोलाई भी है, ठीक है ना। इस तरीके से ये गोल भी है। तो चीज़ गोल हो और लंबी भी हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स। जिस तरीके से आपका पेन है, बॉल पॉइंट है, कप है, ग्लास है, ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, लेट करें यही है। तो इसका जो मैस है वो उसने दिया हुआ है 12.85 ग्राम। अब हम गिवन डाटा की हेडिंग देते हैं, जो वो डाटा हमें प्रोवाइड करेगा स्टेटमेंट में, उसको हम साथ साथ लिखते जाते हैं। तो गिवन डाटा के अंदर सबसे पहले उसने मैस ऑफ सिलेंडर दिया है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, गिवन डाटा की हेडिंग दे रखी है। मैस को आप स्मॉल m के साथ शो करेंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास है 12.85 ग्राम। अब हम इसको ग्राम के अंदर ही रहने देंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं करेंगे, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो भी ग्राम के अंदर ही आएगा। उसके बाद कहता है ये जो सिलेंडर है, इट्स लेंथ इज 3.35 सेंटीमीटर एंड डायामीटर इज 1.25 सेंटीमीटर। मतलब ये जो सिलेंडर है इसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी है और डायामीटर बोलते हैं गोलाई को, मोटाई को। ज़्यादा मोटा होगा तो डायामीटर ज़्यादा होगा, थोड़ा पतला होगा तो डायामीटर कम होगा। तो यानी कि लेंथ और डायामीटर हमें दी गई है। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर को हम स्मॉल l के साथ शो करते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास है 3.35 सेंटीमीटर। और देन डायामीटर है, तो डायामीटर ऑफ सिलेंडर, इसको हम स्मॉल d के साथ शो करेंगे। इसका सिंबल स्मॉल d, ये इक्वल है, इसकी वैल्यू है 1.25 सेंटीमीटर। तो ये हमें उसने डाटा दिया, मैंने लिख लिया। इसके बाद फाइनल जो हमारे पास सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस, इसके अंदर वो हमसे पूछता है कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ इट्स मटेरियल, यानी ये जो सिलेंडर है इसकी डेंसिटी फाइंड करो। तो टू फाइंड की हेडिंग देते हैं। क्या फाइंड करना है? डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। अब देखें, डेंसिटी का जो हमारे पास सिंबल है वो होता है इस तरीके से रो, ये हमने फाइंड करनी है। और इसके बाद द अनसर्टेनिटी इन द डेंसिटी, और आपने अनसर्टेनिटी इन द डेंसिटी जो है वो भी कैलकुलेट करनी है। तो यानी कि डेल्टा रो, यानी जो हमारे पास इसके अंदर अनसर्टेनिटी है डेंसिटी में, वो भी आपने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। दो चीज़ें उसने कैलकुलेट करवानी है। तो अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए आपको टॉपिक नंबर 1.6 वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सारा का सारा ये सॉल्व करवाने लगा हूँ। तो मैंने आपके सामने स्टेटमेंट पढ़ी और स्टेटमेंट के अंदर जो हमें डाटा दिया गया और जो चीज़ पूछी गई उसको मैंने आपके सामने लिख लिया। अब सोल्यूशन आपने इंतहाई ध्यान के साथ समझना है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल है थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करवाना है, स्टेप बाय स्टेप समझाना है। तो चलिए सोल्यूशन जो है इसका स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सोल्यूशन में हम इस तरह करेंगे, पहले हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद उसके अंदर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर लेंगे, यानी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो हम किसको कैलकुलेट करने वाले हैं? हम यहाँ पर कैलकुलेशन करने वाले हैं, कैलकुलेशन फॉर डेंसिटी, कैलकुलेशन फॉर डेंसिटी, यानी हम पहले डेंसिटी जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो चले ज़रा डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमने डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला भी होना चाहिए। ज़ाहिर बात है, फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो डेंसिटी आ जाएगी। तो डेंसिटी, द फार्मूला, द रिलेशन ऑफ डेंसिटी इज गिवन एज, यानी जो डेंसिटी है उसका फार्मूला या उसका जो रिलेशन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। आप जानते हैं कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास डेंसिटी होती है, यानी डेंसिटी इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम। अब देखिए, अगर हमें डेंसिटी फाइंड करें तो हमारे पास मैस भी होना चाहिए, वॉल्यूम भी होना चाहिए। तो हमारे पास मैस है, वॉल्यूम नहीं है, तो इसका मतलब हमें वॉल्यूम की यहाँ पर कोई चीज़ पुट करनी पड़ेगी। अब बात ये है कि चूँकि हमारे पास ये सिलेंडर है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, नाउ हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फार्मूला हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है, लेकिन जो हमारे पास सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स है उसका जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो क्या होता है, उसको आपने याद रख लेना है। ठीक है, वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, अगर सफ़ेयर हो, गोलाई वाला, जिस तरह फुटबॉल होता है, तो उसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अगर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स हो, जिस तरीके से ये बोर्ड मार्कर है, तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एल होता है। तो मैंने यहाँ पर इसका फार्मूला लगा दिया।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली उसने हमें डायामीटर दिया हुआ है, रेडियस उसने नहीं दिया। तो आप जानते हैं कि डायामीटर का हाफ, डायामीटर को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर रेडियस आता है। तो हम इस रेडियस की ये जो वैल्यू है इस वॉल्यूम के अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम है ये आएगा जी पाई। अब देखें आर किसके इक्वल है, d/2, तो इसको d/2 लिख दें। चूंकि r का स्केयर है तो ऊपर स्केयर लगाएं और साथ यहाँ पर l लगा दें। तो v इज इक्वल टू, अब आप इस स्केयर को ओपन कर सकते हैं, ये बनेगा पाई d स्क्वायर l और 2 का स्केयर क्या होता है 4। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास वॉल्यूम। अब आप इस वॉल्यूम को पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में ताकि हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाए। तो हम लिखते हैं पुटिंग दिस वैल्यू, यानी ये जो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाऊंगा, आपने इंतहाई ध्यान के साथ समझते जाना है। इन इक्वेशन 1, अब देखिएगा इक्वेशन 1 हमारे पास आएगी रो इज इक्वल टू m/m। अब देखिए ये जो v है, v की जगह पे आप ये पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, पाई d स्क्वायर l/4। अब मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब स्टूडेंट्स इसको एक स्टेप के अंदर मजीद सॉल्व करते हैं। ये जो 4 है ना, ये बटे का बटा है। ये जो 4 आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये बटे का बटा है, तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको इतनी मैथ तो आती है। 4m ओवर पाई डी स्क्वायर l, ये है। अब देखिए ये डेंसिटी का फार्मूला है, ये भी डेंसिटी का फार्मूला है, लेकिन ये वो फार्मूला है जिससे हम डेंसिटी फाइंड नहीं कर सकते, जो कि हमारे पास m है v नहीं है। तो अगर दोनों पुट करेंगे तो आएगी ना, लेकिन इस फार्मूले में देखिए m भी है, d भी है, l भी है और पाई का तो हमें वैसे पता है। तो अब हमारे पास डेंसिटी का ऐसा फार्मूला बन चुका है कि जिसमें हम वैल्यूज पुट करके डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आइए आपको। अच्छा, अगर आपको ये नहीं ना पता चला कि ये रेडियस जो है डायमीटर का हाफ कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखें ये लेट करें, ये मेरे पास एक सर्कल है, तो ऐसी लाइन जो सर्कल को बराबर 2 हिस्सों में, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करे, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। ये पूरी लाइन क्या है, डायमीटर। तो अगर मैं डायमीटर का हाफ कर दूं ये सेंटर से, तो आप जानते हैं ये रेडियस है। यानी अगर हम डायमीटर को आधा कर दें, देखिए ये पूरी लाइन डायमीटर, अगर मैं इसको आधा करूंगा तो ये क्या बन गया, रेडियस बन गया। तो इसलिए डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और डेंसिटी फाइंड करेंगे। तो मैं लिखता हूँ बाय पुटिंग वैल्यूज। इंतहाई ध्यान के साथ समझते जाना, मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, डेंसिटी इज इक्वल टू 4, इसके बाद है m। ठीक है, ये आप 4 यहाँ पर चले, यहाँ पर लिख लेते हैं। m मैस क्या है 12.85 ओवर, अब यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको जुबानी आती है 3.14 होती है, 3.14। इसके बाद है डी का स्केयर, डी है 1.25, तो 1.25 लिखें और इसके ऊपर स्केयर लगा दें इसकी ब्रैकेट में। इसके बाद है लेंथ, लेंथ क्या है 3.35, ये उसने खुद डाटा के अंदर दी है। तो देखिए हमने डेंसिटी का पहले फॉर्मूला निकाला, इस तरीके से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवा दिया। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। ज़रा मैं यहाँ पर लाइन लगा लूँ ताकि सेपरेशन हो जाए, चीज़ें मिक्स ना हो जाए। ये लग गई लाइन। अब हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर करते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू, पहले आप 12.85 को मल्टीप्लाई करें 4 से, आप कैलकुलेटर से खुद भी कर सकते हैं, ये आएगा 51.4 ओवर। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 1.25 का स्क्वायर लें, ओके, इसको फिर मल्टीप्लाई करें 3.35 से और 3.14 से, इसका स्क्वायर लें और इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 16.44, ये आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दें तो डेंसिटी इज इक्वल टू, तो चलें ज़रा डिवाइड करते हैं कि 51.4 और डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला। ठीक है, तो जी ये हमारे पास आता है 3.13। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या बनेगा, देखिए मैस यूनिट होता है ग्राम, चूँकि हमने मैस ग्राम में यूज़ किया। ये सेंटीमीटर था और ये भी सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर का स्केयर और ये 7 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यूब बनेगा और ऊपर जाकर सेंटीमीटर की पावर -3 हो जाएगी।
ये हमने डेंसिटी को कैलकुलेट कर लिया। अब हमने इसमें जो अनसर्टेनिटी है उसको भी कैलकुलेट करना है। तो अब हम किसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन फॉर अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी। ठीक है, इसकी हेडिंग देनी पड़ेगी यहाँ पर कि अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन फॉर अनसर्टेनिटी, फॉर अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी, अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी, यानी इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान के साथ समझना है कि अनसर्टेनिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करेंगे। यानी कि अगर डेंसिटी ये है तो आप जानते हैं वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी, इसमें थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी होती है, थोड़ी बहुत कमी बेशी होती है, वही हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब ये है कि देखें, डेंसिटी के फार्मूला के अंदर मैस भी आ रहा है, डायमीटर भी आ रहा है, लेंथ भी आ रही है। तो हमें पहले इन तीनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर हम डेंसिटी की अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। यानी पहले हमारे पास मैस, डायमीटर और लेंथ, इन तीनों की अनसर्टेनिटी होनी चाहिए। तो हम पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं, किस में? इन डायमीटर, इन सॉरी हाँ ये डी है, डी क्या है? डायमीटर है, ये उसने यहाँ पर दिया भी हुआ है, डी फॉर डायमीटर। तो अब देखें किस तरह कैलकुलेट करेंगे। इसका फार्मूला होता है लीस्ट काउंट ओवर मेजर वैल्यू, यानी लीस्ट काउंट ओवर मेजरमेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%, ये इसका फार्मूला होता है। अब लीस्ट काउंट क्या है जी? लीस्ट काउंट तो उसने दी नहीं, लेकिन आप लीस्ट काउंट का फाइंड करने का फार्मूला ये है कि इशारिया के बाद जितने नंबर होते हैं ना, उतनी लीस्ट काउंट होती है। अब देखें ये जितनी वैल्यूज है, इनमें इशारे के बाद 2 नंबर है, इशारे के बाद देखें 2 नंबर है, तो मतलब लीस्ट काउंट क्या होगी? 0.01। देखें इशारे के बाद कितने नंबर है? 1 और 2। अगर हमारे पास वैल्यू होती इस तरीके से 1.2 या 1 या 3.8, तो इशारे के बाद 1 नंबर था ना, तो अनसर्टेनिटी होती 0.1, यानी इशारे के बाद हम 1 नंबर लेते। तो इस तरीके से हम अनसर्टेनिटी जो है वो लीस्ट काउंट जो है उसको लिख सकते हैं। तो यानी कि हमें जो ये मेजरमेंट वैल्यू है यही हमें लीस्ट काउंट बता रही होती है कि इशारे के बाद जितने नंबर हैं, मतलब आपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है जो इशारे के बाद 2 नंबर जो है वो फाइंड कर सकता है, और ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्नियर कैलिपर होता है, और वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट 0.01 है ओवर। अब डायमीटर, तो डायमीटर की मेजरमेंट वैल्यू क्या है? डायमीटर की वैल्यू देखें क्या है? 1.25, और ये साथ है 100%, ये लगा दें, 2 वैल्यू लगा दें। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। आप इस तरह करें कि इसको डिवाइड कर दें 1.25 पे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 1.25 पे, तो ये आएगा 0.8%। स्टूडेंट्स, ये कैसे आया? आपने 100 को 0.01 से मल्टीप्लाई करना है, वो 1 आएगा, और उसको इस पे डिवाइड करना है, तो ये आएगा। अब इसी तरह हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने इसी तरह कैलकुलेट करनी है, बाकी दोनों की भी। चलें अब करते हैं लेंथ की। तो लेंथ को एल से शो करें, ये क्या होगी? 0.01, ठीक है, ऊपर रखें 0.01 और नीचे रखें लेंथ की वैल्यू। लेंथ की वैल्यू क्या है? 3.35 है, और इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दें। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला है, तो वो हम लगा रहे हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लें, तो ये मेरे पास यहाँ पर, चलें इसको सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 3.35, ये आएगा 0.3%। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट सॉल्व कीजिएगा। अब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं मैस की, चूँकि 3 चीज़ें हैं, डायमीटर, लेंथ और मैस। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये जो तरतीब है ना, ये आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, यानी पहले आप मैस कर लें, फिर लेंथ कर लें, फिर डायमीटर कर लें, वो मसला नहीं है इसका। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मैस, मैस पूरा लिख लें, एम लिख लें। तो 0.01 ये जो है, यहाँ पे देखें इशारे के बाद 2 नंबर है, तो लीस्ट काउंट 0.01 होगी। इशारे के बाद 1 नंबर होता तो 0.1, इशारे के बाद 3 नंबर होते तो 0.001 होती। डिवाइडेड बाय मैस की वैल्यू क्या है? 12.85, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100%, ओके। अब मैं इसको ज़रा सॉल्व करता हूँ, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय 12.85,
तो ये मेरे पास आया 0.08%, ये हमारे पास आ चुका है। तो स्टूडेंट्स ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए टॉपिक नंबर 1.6 भी समझना पड़ेगा। अब चूंकि हमने डायमीटर, लेंथ और मास के अंदर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर ली है, तो अब हम डेंसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं। तो 9 यानी कि अब हम फाइंड करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी। तो देखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको भी समझना। परसेंटेज अनसर्टेनिटी वाला अगर आपने 1.6 वाला टॉपिक समझा है और ख़ासकर लास्ट से समझा है तो फिर आपको इसकी बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। यानी अगर आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, चैप्टर आपने अच्छे तरीके से समझा है, टॉपिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर आपके लिए न्यूमेरिकल आसान हो जाते हैं। तो डेंसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी, डेंसिटी देखिए 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, मास, डायमीटर और लेंथ। तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा। यानी मास की अनसर्टेनिटी क्या है, ये देखें 0.08 है, 0.08 है। परसेंटेज इसमें हम ऐड करेंगे, डायमीटर है, डायमीटर की अनसर्टेनिटी कितनी आई, ये देखें डायमीटर की अनसर्टेनिटी आई 0.8 प्लस लेंथ है, तो लेंथ की अनसर्टेनिटी इसमें ऐड कर दे। लेंथ क्या है 0.3%, साथ परसेंटेज भी लगाते जाते हैं, 0.8% प्लस 0.3%। तो इस तरीके से हमने क्या करना है कि डेंसिटी जिन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, 4 और पाई तो कांस्टेंट है, उनको नहीं लिखेंगे, ये हमने टॉपिक के अंदर पढ़ रखा है। मास, डेंसिटी और लेंथ तीन चीज़ें हैं, तो तीनों की ऐड कर दो। लेकिन जिसके ऊपर पावर हो ना, वो पावर जो है शुरू में मल्टीप्लाई होती है। यानी ये देखें डायमीटर जो है ना, इसकी अनसर्टेनिटी 0.8 है, तो लेकिन उसके ऊपर पावर 2 है, तो इसको आप 2 जो है उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। बाकियों के ऊपर चूंकि पावर नहीं है, लिहाजा इसलिए हमने उनके साथ मल्टीप्लाई किसी चीज़ को नहीं किया। अब आप यहाँ पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। आप इस तरह करें, पहले 2 को मल्टीप्लाई करें 0.8 के साथ, ये 1.6 आएगा। इसमें आप ऐड करें 0.3, ये 1.9 हो जाएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। फिर इसमें आप ऐड कर दें 0.08, तो ये आएगा 1.98%। तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी आ गई डेंसिटी की, यही हमने कैलकुलेट करनी थी। लेकिन ये हमारे पास आई है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है, ये हमारे पास क्या आई है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। और हमने जो वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, वो होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो अब हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कैलकुलेट करते हैं। इसका फार्मूला भी मैं टॉपिक के अंदर समझा के आ चुका हूँ, टॉपिक नंबर 1.6 बार बार उसका हवाला दे रहा हूँ चूँकि उसी से लिया गया है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है ना, इन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी, आप इसको कंप्लीट लिखिएगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी स्पेलिंग, ये होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। यानी अगर आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे मेजरमेंट वैल्यू से। किससे, मेजरमेंट वैल्यू से। तो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लीस्ट काउंट भी कहते हैं। तो हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी इज इक्वल टू, परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या आई हमारे पास, डेंसिटी है ना, तो चीज़ें डेंसिटी की पुट करनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेंसिटी की क्या आई 1.98% मल्टीप्लाई बाय, यानी कि मल्टीप्लाई बाय मेजरमेंट वैल्यू। भाई मेजरमेंट किसकी वैल्यू, डेंसिटी की मेजरमेंट क्या है, ये देखें 3.13 आई, तो यहाँ पर आप 3.13 लिख दें। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी इज इक्वल टू, देखें 1.98 को मल्टीप्लाई करें 3.13 से, तो ये आएगा 6.1974। लेकिन अभी परसेंटेज जो है वो वैसे का वैसे ही है। अब आपने परसेंटेज को ख़त्म करना है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी इज इक्वल टू, देखें 6.1974। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, 100 पे डिवाइड करते हैं। भाई क्यों, देखो परसेंट, इसको ऐसे लिखते हैं परसेंट। इसका मतलब क्या होता है, पर का मतलब होता है बटा, तकसीम करना। जिस तरह मैस पर वॉल्यूम है ना, पर का मतलब बटा यानी तकसीम करना। और सेंट का मतलब होता है 100, सेंचुरी, यानी जब कोई बैट्समैन 100 स्कोर पूरे करता है तो हम बोलते हैं उसकी सेंचुरी होगी, या 1 सदी
100 साल को भी सेंचुरी बोलते हैं। तो इसलिए परसेंट का मतलब होता है बटा 100। तो जब मैंने बटा 100 लगाया तो परसेंट की मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। अब आप इसको 100 पे डिवाइड करें, 100 पे डिवाइड करें, तो ये आएगा 0.06, है ना, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी। ये हमारे पास आएगा 0.061, ठीक है, 62 है, 6 के बाद क्या है 2 है, तो ये आ गया। अब हम फाइनल रिजल्ट लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये आ चुकी है अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी, ये आ चुकी है। तो फाइनल रिजल्ट क्या है, यानी कि जो हमारे पास फाइनल आंसर है वो हम लिखने लगे हैं। देखिए फाइनल आंसर, अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला यूनिट है, ठीक है, इस यूनिट को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये वाला जो यूनिट है यहाँ पर ये लिखा हुआ कहाँ पे, ये वाला, यही यूनिट है। तो चलिए ज़रा फाइनल आंसर लिखते हैं। डेंसिटी का जो फाइनल आंसर है, डेंसिटी की वैल्यू क्या आई, 3.13 प्लस माइनस, आप जानते हैं प्लस माइनस के बाद हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या आई है, 0.062, और यूनिट क्या हमारे पास, यूनिट आपने यही लिखना है, ग्राम और 7 सेंटीमीटर माइनस। इसको मैं थोड़ा सा रेज करके ना थोड़ा छोटा लिखता हूँ ताकि ज़्यादा आगे ना चला जाए। तो डेंसिटी हमारे पास आई 3.13, प्लस माइनस के बाद हमने ये लिखना है, यानी प्लस माइनस के बाद आप जानते हैं लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लिखा जाता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को नहीं लिखा जाता। तो 0.062, और यहाँ पर जो यूनिट है वो क्या बना, ग्राम और सेंटीमीटर की पावर -3। तो स्टूडेंट्स ये है इसका कंप्लीट आंसर। इसी तरीके से आप इसको पेपर में सॉल्व करेंगे तो आपको इसके कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आपके सामने कैलकुलेटर यूज़ किया और आपके सामने सॉल्व किया। अब आपकी इसकी प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल चीज़ें जब तक खुद ना की जाएँ, प्रैक्टिस ना की जाए, तब तक नहीं आती। आपको इसकी एक दफ़ा नहीं बल्कि एक से ज़्यादा दफ़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि ये आपके हाथ पे टिक जाए और जब आप पेपर में आए तो आप बगैर किसी टेंशन को इसको ईज़िली सॉल्व करें। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 1 की कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि डायमेंशन के बारे में है उसको सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1.5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के जो कमेंट है वहाँ पर पिन कमेंट के अंदर मिल जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि चेक द होमोजेनिटी ऑफ द रिलेशन। ये उसने रिलेशन दिया है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t मल्टीप्लाई बाय l ओवर m। वेयर कहता है कि v जो है वो स्पीड है, t जो है वो टेंशन है स्ट्रिंग में, और l जो है वो लेंथ है, और m हमारे पास मैस को शो कर रहा है। तो ये तो हमारे पास स्टेटमेंट है, आप बुक से इसको पढ़ भी सकते हैं। हम यहाँ पर गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में उसने हमें ये इक्वेशन दी है, तो जो उसने स्टेटमेंट के अंदर इक्वेशन दी है उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। और फाइंड क्या करना है, चेक द करेक्टनेस ऑफ दैट इक्वेशन की, यानी जो उसने ये इक्वेशन दी है इसको हमने चेक करना है क्या ये करेक्ट है या नहीं है। इसी को बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ द रिलेशन। ये जो डायमेंशन वाला टॉपिक है 1.7, उसके 2 यूजेस हैं, वहाँ पर भी मैंने टॉपिक के अंदर इस बात को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको टॉपिक नंबर 1.7 डायमेंशन वाला ज़रूर देखना चाहिए। आइए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन डैट, यानी कि हमें एक चीज़ दी गई है उसको हम एक दफ़ा यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, दोबारा फिर लिख देते हैं, ठीक है। जिस तरह पेपर में सॉल्व करना है वैसे ही सॉल्व करके दूंगा स्टेप बाय स्टेप। v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t मल्टीप्लाई बाय l ओवर m। अब देखिए ये चीज़ें क्या है, देखिए आपके पास ना एक रस्सी है, स्ट्रिंग है, उसको आपने एक साइड से बांध दिया, दूसरी साइड जो है वो आपके हाथ में, और आप इस तरीके से रस्सी को इस तरह ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। अब वो रस्सी का मैस m है, उस रस्सी की जो लेंथ है वो l है, उस रस्सी के अंदर टेंशन जो है जो आपने खींची हुई थोड़ी सी, जारी बात है इतनी ढीली रस्सी की, ढीली अगर रस्सी होगी तो उसके अंदर तो वेव नहीं जनरेट होगी, थोड़ी सी कसी हुई होनी चाहिए, वो टेंशन है, और जो वेव इस तरीके से मूव करी उसकी स्पीड v है। तो ये चीज़ें हैं। अब किसी भी इक्वेशन को करेक्ट प्रूव करना हो तो उसका एक प्रॉपर मेथड है, और बहुत ही आसान मेथड है। वो ये है कि आप इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालें, इक्वेशन की राइट हैंड साइड की भी डायमेंशन निकालें।
अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस सेम आए, एक जैसी आए, इक्वल आए, तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन करेक्ट है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन कुछ और आए, राइट हैंड साइड की डायमेंशन कुछ और आए, तो फिर ये जो इक्वेशन है ये रॉन्ग होगी। तो डायमेंशन का ये फ़ायदा है कि इसकी मदद से डायमेंशन को यूज़ करते हुए हम किसी भी फार्मूला को चेक कर सकते हैं कि वो फार्मूला करेक्ट है या नहीं है। तो हमें इसी प्रिंसिपल को फॉलो करना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम चेक करते हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। डायमेंशंस यानी डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसकी डायमेंशन पहले निकालते हैं। स्टूडेंट्स देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है v, वेलोसिटी। इसकी डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। अब देखिए वेलोसिटी की डायमेंशन अगर आपने टॉपिक 1.7 हमारे से समझा है, मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ पर मैंने स्पीड की डायमेंशन निकाली थी। क्या होती है? lt की पावर -1। लेकिन कैसे होती है मैं समझा देता हूँ। देखिए वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मीटर क्या होती है? लेंथ, और सेकंड हमारे पास होता है टाइम। तो मीटर लेंथ को L से शो करते हैं, सेकंड टाइम में तो T से शो करते हैं इसकी डायमेंशन, और सेकंड के ऊपर -1 है तो T के ऊपर -1 आएगा। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। इसको चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को। इसी तरह जो हमारे पास राइट हैंड साइड है इसकी डायमेंशन निकालते हैं। ये आपने ध्यान के साथ समझिए, जो कि राइट हैंड साइड जो है वो थोड़ी सी अंडर रूट के अंदर है। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो भाई पहले आप यहाँ पर राइट हैंड साइड को लिख लें। राइट हैंड साइड क्या है? स्क्वायर रूट जो है किसका? t मल्टीप्लाई बाय l ओवर m। तो अब आपको इन सब की डायमेंशन पुट करनी है, t की भी, l की भी और m की भी। डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो मैं यही इक्वल नीचे लगाता हूँ और हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ऐसे लगा लेते हैं जिस तरह है। अब हमें ना यहाँ पर t की डायमेंशन पुट करनी है, L की डायमेंशन पुट करनी है और M की। देखिए T टेंशन है, टेंशन जो है वो फोर्स को कहते हैं और इसका न्यूटन होता है, और फोर्स की डायमेंशन होती है हमारे पास M, ठीक है, सिंपल M L T की पावर -2। ये है T की डायमेंशन। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे आती है, ठीक है, परेशान नहीं होना। L जो है वो लेंथ है, लेंथ का मीटर होता है तो डायमेंशन सिंपल L आएगी। ये तो बहुत ही सिंपल है। L जो है वो लेंथ है, लेंथ का जो डायमेंशन है वो कैपिटल L होती है। ये आपने टॉपिक 1.7 ज़रूर समझना है, वहाँ पर मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। और नीचे हमारे पास M है। M चूँकि मैस है तो मैस की डायमेंशन सिंपल M होती है, सिंपल M। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि टी की डायमेंशन ये कैसे? मैंने आपको बताया टी टेंशन है और टेंशन का यूनिट, टेंशन जो है वो फोर्स ही होती है, इसका यूनिट न्यूटन होता है। तो इसको हम न्यूटन सेकंड लॉ से निकाल सकते हैं, F = ma या T = ma। चूँकि टेंशन भी फोर्स है तो यहाँ पर आप T भी लिख सकते हैं। तो T मैस का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या बनेगी? देखिए मैंने F क्यों लिखा? F और टेंशन दोनों फोर्स हैं, तो फोर्स को चाहे F से शो कर लो चाहे टेंशन T से शो कर लो। F = ma या T = ma। मैस का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम इसकी यूनिट से डायमेंशन बनती है, ठीक है। डायमेंशन को ब्रैकेट में लिखते हैं। किलोग्राम मैस है तो M आएगा, मीटर लेंथ है तो L आएगा, सेकंड टाइम है तो T आएगा, लेकिन ऊपर -2 भी आएगा। तो देखें टेंशन जो है उसकी डायमेंशन क्या बनी, ये देखें मैंने बना दी। तो ML T की पावर -2। तो ये लीजिए मैंने आपको इसको समझा भी दिया। अब हमें इसको नीचे बस सॉल्व करना है। तो देखिएगा अंडर रूट में एक दफ़ा वैसे ही लगा रहा हूँ, अंडर रूट साथ साथ आएगा। इन सब को कंबाइन करें। अच्छा आसान सी बात है, ये एक M ऊपर है एक M नीचे है, ये तो आपस में गए कट, ये आपस में कट गए तो हमें बटा नहीं लिखना पड़ेगा, तो अंडर रूट फिर छोटी लगा लेते हैं इस तरीके से। ये अंडर रूट भी छोटी हो गई क्योंकि बटा खत्म हो गया। सेम चीज़ें ऊपर नीचे हो तो कट जाती हैं। L और L का स्क्वायर ऐसे ही है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, L और L का स्क्वायर, और ये T की पावर -2 आप वैसे ही लिख दें, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब इस तरह करते हैं कि इसको एक स्टेप में मैं अंडर रूट वैसे लगाता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ L T की पावर -1। अब आप कहेंगे सर ये L स्क्वायर T की पावर -2 है, आपने इसको L T की पावर -1 क्यों लिखा? तो इसका आंसर ये है कि हम इसका स्क्वायर जो है वो कंबाइन कर रहे हैं, यानी हम स्क्वायर इकट्ठा कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हो ना, आप जानते हैं A स्क्वायर B स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, क्योंकि जब ओपन करेंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर, तो आप उसको होल लिख लें। तो इस तरह
एल टी की पावर, जब आप स्केयर ओपन करेंगे तो एल का स्केयर आएगा और टी की पावर -1 और 2, तो ये -2 आ जाएगा। तो मतलब हमने इसको पावर को जो है इकट्ठा कर दिया दोनों का, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर हिंट दे दिया इसका। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्केयर से अंडर रूट कट जाता है, स्केयर से अंडर रूट कट गया, तो हमारे पास यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आया, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। फाइनल आंसर आया एल टी की पावर -1। अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी डायमेंशन एल टी की पावर -1 आई, राइट हैंड साइड के डायमेंशन में क्या आई, एल टी की पावर -1, है ना। इक्वेशन 1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है, इक्वेशन 2 जो है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन को शो कर रहा है। अब हम यहाँ पर इसका जो फाइनल चीज़ें हैं, फाइनल जो बातें हैं वो लिखने लगे हैं। हवाला देंगे यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। अब देखें ये 1 के अंदर ये शो हो रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन, ये राइट हैंड साइड की डायमेंशन आपस में इक्वल आई है, यानी कि डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड वाली, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई। इक्वेशन 2 में भी देखें वही सेम डायमेंशन आई, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन इक्वल आए तो वो इक्वेशन जो है वो करेक्ट होती है। इसका मतलब हैंस द गिवन इक्वेशन, है ना, जो उसने हमें इक्वेशन दी थी वो गिवन डाटा के अंदर हमने लिखी, ये भी लिखी गिवन दैट उसने हमें इक्वेशन खुद दी है। गिवन इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है, भाई कौन सी इक्वेशन दी गई है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t मल्टीप्लाई बाय l ओवर m, ये जो इक्वेशन है इज डायमेंशनली करेक्ट, इज डायमेंशनली करेक्ट, ये करेक्ट है। और किसी भी इक्वेशन का डायमेंशनली करेक्ट होना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी आपने होमोजीनियस, होमो यानी सेम, एक जैसा, तो आपने दोनों साइडों से चेक किया, दोनों साइडों से सेम है, यानी होमोजीनियस इक्वेशन है, डायमेंशनली करेक्ट। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। आप इक्वेशन लिखें, सॉल्यूशन स्टार्ट करें, ठीक है। गिवन डाटा और टू फाइंड ना भी लिखें, डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, यहीं से शुरू कर दें। गिवन दैट उसने जो इक्वेशन दी है वो लिखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन निकालें और लास्ट पे रिजल्ट लिख दें। तो स्टूडेंट्स ये थे आपकी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं करवाए उनके लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट के अंदर, जो पिन कमेंट है मैंने किया हुआ है वहाँ से मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं उन लिंक पे जाकर क्लिक करके। उस कमेंट के अंदर जो लिंक्स मौजूद हैं उन पर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस की समझ आ गई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी के साथ ही आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।